हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत कार्यालय हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग वाली सीरीज में दोस्तों आज हमारा सेशन होने जा रहा है। आज हमारा एक नया टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और कीवर्ड पर। जी हाँ, तो आज हम ये डिस्कस करने का प्रयास या इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा में कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और कब से ये अवेलेबिलिटी आई है और किस प्रकार से ये हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, है ना। कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कौन कौन से कीबोर्ड हैं जो प्रारंभिक रूप से आकर के उन्होंने हिंदी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि ये लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है हिंदी साहित्य के अंदर। इससे पहले 8 लेक्चर हमारे इसी सीरीज पर हो चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स लगभग कंप्लीट कर चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर में। बीए फर्स्ट ईयर में ही पॉलिटिकल साइंस से लेकर के दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको कंप्लीट कर दिए गए हैं। और सभी सेशन आपको कहां पर मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिया गया है। सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिन्हें आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक टॉपिक के जो भी लेक्चर है हमारा, प्रत्येक लेक्चर के उसी की डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी अवेलेबल करवा दी गई है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोई शुल्क दिए। और अगर सभी नोट्स एक साथ ही अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कहां से करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की भी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी। जो ग्रुप में आप सहज महसूस करें उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। सेकेंड यूनिट का नाम है हिंदी के शब्द संसाधन, अर्थात कंप्यूटर टंकन। कंप्यूटर टंकन, टंकन को जरा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम टाइपिंग बोलते हैं, टाइप करना, टाइप करने को ही टंकन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हिंदी के शब्द है जो आपको जिनसे आपका परिचय होना जरूरी है, क्योंकि ये टाइप वर्ड जो है ये एक अंग्रेजी का शब्द है ना। टंकन शुद्ध हिंदी है, टाइपिंग के लिए यूज होती है। तो ऐसे शब्दों से आपका परिचय होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपका हिंदी साहित्य है, जरूरी भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंड यूनिट के अंदर इकाई 2 में हमें विभिन्न टर्मों पर बात करनी है, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर और विभिन्न कीबोर्ड पर, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। उसी प्रकार से अगले सेशनों में जैसे देवनागरी लिपि के विभिन्न फॉन्ट्स पर हम बात करेंगे, यूनिकोड, हिंदी स्लाइड, पीपीटी जिसकी सहायता से अभी आप पढ़ रहे हैं, पोस्टर निर्माण, स्पीच टू टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट टू स्पीच, हिंदी शॉर्ट हैंड आदि आदि का परिचय। तो एक जो इनका परिचय है, लगभग इन सभी टर्मों से हम परिचय प्राप्त करेंगे यूनिट 2 के अंदर। इसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड यूनिट में ही होने वाला है वेबसाइट के बारे में। ईमेल, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं, दृश्य और श्रव्य सामग्रियां, ई पुस्तकालय वगैरह जो भी हमारे कंटेंट में शामिल है, इन सभी टर्मों को एक एक करके, सेशन छोटे छोटे होंगे लेकिन एक एक करके इन सभी को लेकर हम पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर आपका ये सेशन चल रहा है। आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली अपना सेशन आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी भाषा में सॉफ्टवेयर एवं कीबोर्ड पर हमें विशेष रूप से चर्चा करनी है, जो कि छोटा सा सेशन होने जा रहा है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और कई प्रकार से इस टॉपिक से वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर में भी, क्वेश्चनों में भी जो है आपसे पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं एमसीक्यू भी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसकी टर्मों को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको एमसीक्यू अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम परिचय की, अर्थात की व्याख्या की, कि हिंदी भाषा में सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड ये क्या वाला है और इनकी आवश्यकता एक्चुअल में क्यों है, या हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद स्वयं भी अच्छे से समझते हैं कि काफी लंबे समय से अगर हम कंप्यूटर जगत की बात करें, तो कंप्यूटर जो प्रारंभ में आए थे वो रोमन लिपि में हुआ करते थे। रोमन लिपि दैट मीन्स की ABCD, है ना, उसको हम रोमन लिपि कहते हैं। तो रोमन लिपि में कंप्यूटर पहले बहुत अच्छे से विकास कर चुका था, अपना कर रहा था, लेकिन आगे चल के वो धीरे धीरे हिंदी के क्षेत्र में भी इसमें जो है ये सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, या कहें कि वर्तमान समय की अगर बात करें तो देवनागरी में, आज वर्तमान में देवनागरी लिपि में भी आज कंप्यूटर की सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। अभी अचानक से तो हुई नहीं, एक समय लगा है आने में, लेकिन आई है।
हिंदी का अगर हम पहले कंप्यूटर की बात करें जो द्विभाषी कंप्यूटर था, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के दोनों में से किसी में जिसमें आप सहज हैं उसमें काम कर सकते थे, तो द्विभाषा वाला कंप्यूटर जो था वो पहला कंप्यूटर वो सिद्धार्थ था। कौन सा कंप्यूटर था? सिद्धार्थ। आगे चल करके एक और विकसित कंप्यूटर का निर्माण किया गया जो कि लिपि नाम से प्रसिद्ध हुआ, लिपि कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस लिपि की प्रसिद्धि ये रही है दोस्तों, जैसा कि सिद्धार्थ में अंग्रेजी और हिंदी के फॉन्ट थे, अर्थात कि अंग्रेजी रोमन लिपि और देवनागरी लिपि में ही काम होता था, लेकिन वहीं जो लिपि कंप्यूटर आता है उस लिपि कंप्यूटर में अंग्रेजी अर्थात रोमन लिपि के साथ ही साथ में नागरी, तमिल और मराठी लिपि का भी प्रयोग किए जाने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ में जैसे जैसे विकास हुआ हिंदी भाषा का, वैसे वैसे कंप्यूटर की संपूर्ण सुविधाएं आज हमारे पास में उपलब्ध हो चुकी थी। लेकिन अगर बात करें कंप्यूटर जगत में, तो कंप्यूटर जगत में सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो होता है इंटरनेट का। इंटरनेट का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और वर्तमान में ही अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर आज देवनागरी लिपि में लगभग संपूर्ण प्रकार की सामग्री आज हमारे पास अवेलेबल है। अगर उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाएं हमारे पास दोनों देवनागरी में इंटरनेट पर अवेलेबल है। हिंदी भाषा की कई पुस्तकें आज हमें ऑनलाइन मिल जाती है। हिंदी में फॉर्म भरने की सुविधा आज हमें ऑनलाइन मिल जाती है। ऑनलाइन कक्षाएं भी आप अटेंड कर पा रहे हैं। ये सब क्या है? तो ये कंप्यूटर जगत में इंटरनेट के विस्तार का ही एक रूप है, जो देवनागरी लिपि में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है या आपके पास उपलब्ध है। तो विभिन्न प्रकार की सुविधा इंटरनेट के जगत में भी देवनागरी में उपलब्ध होने लगी है। अब कहानी बढ़ती है आगे और सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति आती है दोस्तों, अब उससे जुड़ जाता है। अब जैसे ही पूरे संपूर्ण जगत में सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति आती है, एवोल्यूशन होता है, उसमें अब सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया ऑनलाइन के जगत में, वो वहां पर उभर कर आए अब सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर, जहां की एक जो मेन पावर है उसको कम करके और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो काम कराया जाए, अर्थात कि मेन पावर को थोड़ा रिड्यूस किया जाए, है ना, मिनिमाइज किया जाए और सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिकतम काम कराया जा सके ताकि हमारा समय बच सके। तो इसकी बड़ी एक क्रांति सी आ गई, एक होड़ सी लग चुकी थी सभी देशों के बीच में। तो इसी क्रम में भारत में भी हिंदी भाषा में अर्थात देवनागरी में कई सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, जिनमें से एक पहला सॉफ्टवेयर है दोस्तों मंत्र राजभाषा। इस मंत्र राजभाषा को डेवलप किया गया था राजभाषा विभाग में। कहां पर? भारत के राजभाषा विभाग में, है ना। संविधान ने एक विभाग बनाया जिस विभाग को ये काम सौंपा था हिंदी राजभाषा का, है ना, उससे संबंधित सभी पक्षों का कार्यकाज ये देखेगा। तो इस विभाग राजभाषा विभाग जो है, राजभाषा विभाग में एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ मंत्र राजभाषा के नाम से। इसका काम क्या था? इससे अंग्रेजी के डेटा का ट्रांसलेशन करना था हिंदी में। तो ये मंत्र राजभाषा जो सॉफ्टवेयर था ये अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता था। इसके अलावा हिंदी सीखने के लिए इसी राजभाषा विभाग में ही हिंदी सीखने के लिए जिन राज्यों के लोगों को हिंदी नहीं आती है लेकिन अंग्रेजी और कई अन्य अपनी क्षेत्रीय भाषाएं आती है, तो उनके माध्यम से वो हिंदी सीख सके, इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया लीला। क्या नाम रखा गया? लीला। तो आपको ये दो, एक सॉफ्टवेयर और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीला नाम का, ये याद होना ही चाहिए, है ना। ये दोनों की सुविधा कहां अवेलेबल है? राजभाषा विभाग में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही दोस्तों मल्टीमीडिया गुरु, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मल्टीमीडिया गुरु का प्रवेश हुआ ऑनलाइन के जगत में, वैसे ही अब यहां पर एक और नई क्रांति मच गई, नई क्रांति आ गई। दरअसल इससे पहले मल्टीमीडिया गुरु से पहले अलग अलग लोगों के द्वारा या अलग अलग देशों के द्वारा या कहें कि अलग अलग कंप्यूटर के द्वारा ही जो काम किया जाता था, उसके फॉन्ट बहुत अलग अलग हुआ करते थे। जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, देखिए ये फॉन्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये कोकिला फॉन्ट है। कौन सा है? कोकिला फॉन्ट। देवनागरी के ही फॉन्ट है कोकिला, है ना। वहीं पर एक फॉर्मेट है और उसी प्रकार से अभी जो सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार से काम किया जाता है
वो भी देवनागरी का एक फॉन्ट है मंगल नाम का, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मान लीजिए कि 90% सरकारी कार्यालयों में जो काम होता है वो मंगल फॉन्ट के माध्यम से ही होता है। मंगल नाम है उस फॉन्ट का, ठीक है। तो ये फॉन्ट अलग अलग बिखरे हुए थे पहले, लेकिन जैसे मल्टीमीडिया गुरु अर्थात कि यूनिकोड टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट जगत में यूनिकोड टेक्नोलॉजी जैसे ही आई और उसने कंप्यूटर पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही सबके फॉन्ट एक ही, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका था यूनिकोड नाम का, जिसने सभी फॉन्टों को एक ही स्थान पर लाकर रख दिया। पहले अलग अलग फॉन्ट थे, कंप्यूटर में अलग अलग फॉन्ट इंस्टॉल करने होते थे, तो जो कंप्यूटर में जो फॉन्ट इंस्टॉल किया गया है उसी में काम करता था। लेकिन यूनिकोड टेक्नोलॉजी आने के बाद में, ये यूनिकोड टेक्नोलॉजी आने के बाद में क्या हुआ, अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया भी होगा तो आपको 100% पता हो, जब भी आप वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट खोलते हैं और वहां पर जो वर्ड डिजाइन होती है वहां क्लिक करते हैं तो बहुत सारे फॉन्ट आपके सामने खुल के आते हैं कि आप किस फॉन्ट में किस स्टाइल में आप डेटा लेने चाहते हो, उसी को वही है यूनिकोड टेक्नोलॉजी। तो यूनिकोड आने के बाद में सभी फॉन्ट एक ही जगह पर इंस्टॉल हो गए, एक ही स्थान पर इंस्टॉल हो गए, और फिर टाइपराइटर या उपयोगकर्ता अपनी पसंद के फॉन्ट को आसानी से ले पाता था वहीं से। तो इसके आने से ये तो नागरी लिपि के लिए एक वरदान साबित हुआ। यूनिकोड टेक्नोलॉजी नागरी लिपि के लिए एक वरदान साबित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नागरी लिपि के जो फॉन्ट थे वो बहुत बिखरे हुए पड़े थे, अलग अलग थे। हालांकि इससे पहले कुछ फॉन्ट का प्रयोग होता था, जैसे कि चाणक्य, कृतिदेव का आज भी प्रयोग करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि प्रयोग इनका छोड़ दिया। चाणक्य फॉन्ट का भी प्रयोग होता है, आज भी होता है, कृतिदेव का भी प्रयोग होता है, कई लोग करते हैं, अलग अलग डिजाइनिंग में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यूनिकोड टेक्नोलॉजी आने के बाद में कई सारे फॉन्ट जो है एक साथ आकर के अवेलेबल हो गए, जिनसे काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। क्लियर है? और इस यूनिकोड टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे फॉन्ट आ चुके थे जिससे विश्व की किसी भी भाषा में काम करना हो संभव हो पाया था। क्लियर है? यही इसकी यूनिकोड टेक्नोलॉजी की विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिकोड के कार्य में एक रूपता, यूनिकोड से क्या होता, कार्य में एक रूपता आती है, कार्य में एक रूपता आती है, क्योंकि लगभग सभी को एक जैसे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, कार्य एक जैसा होने लगा, डिफरेंस समाप्त होने लगा, तो कंफ्यूजन भी कम होने लगी। अलग अलग प्रकार के फॉन्ट से मुक्ति मिल चुकी थी। आज कार्यालयों के सभी कार्य जो है देवनागरी में सफलता से संभव हो पाए हैं। जो भी कार्यालय के जो भी काम होते देवनागरी लिपि में आज सफल हो पा रहे हैं, बिल्कुल इच्छे से चल पा रहे हैं। फाइलों का आदान प्रदान सहज हो चुका है। यूनिकोड का जो प्रचलित फॉन्ट है वो है मंगल, जिसका 90% लोग यूज करते हैं। याद रखिएगा, यूनिकोड आधारित हिंदी, देवनागरी और IME जो टूल्स होते हैं, ये आदि उपकरणों की सहायता से टंकित मतलब कि टाइपिंग है ना की जा सकती है। क्लियर है? तो हिंदी के कई सारे ऐसे फॉन्ट आ चुके हैं या देवनागरी में, जिनके माध्यम से टाइपिंग बहुत आसानी से की जा सकती है, उपयोगकर्ता आसानी से टाइपिंग कर लेता है। क्लियर? आगे बढ़े तो कंप्यूटर में नागरी लिपि के प्रयोग का पहला प्रयास की अगर हम बात करें, नागरी लिपि का पहली बार प्रयोग किसने किया? कंप्यूटर जगत में नागरी लिपि का पहली बार प्रयोग जो किया था वो एक कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद की कंपनी थी, इसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। किसने? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद ने। ये इस प्रकार से बस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, है ना। तो और वर्तमान में अगर हम बात करें तो आज हिंदी फॉन्ट में या कहें कि हिंदी भाषा में कई सॉफ्टवेयर है, लगभग 40 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर आज अवेलेबल है बाजार में। कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर जैसे कि अक्षर प्रकाशक सुलिपि, इंडिका, मल्टीवर्स, ये कुछ प्रमुख ऐसे हैं और कई सारे उदाहरण हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी में कई सॉफ्टवेयर है, 40 से बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आज अवेलेबल है। 40 तो एक छोटा सा अनुमान है, बाकी उससे भी ज्यादा सॉफ्टवेयर आज बाजार में उपलब्ध हो पाए हैं हिंदी भाषा में जो काम करते हैं, और इन पर जो है कई संस्थाएं इनके डेवलप पर निरंतर रूप से काम कर रही है, जैसे IIT कानपुर, IIT दिल्ली या केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली का। तो ऐसे कई संस्थाएं हैं जो इस पर निरंतर रूप से काम कर रही है हिंदी देवनागरी के विकास के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों, बात करते हैं कि वर्तमान में कंप्यूटर पर यूनिकोड में देवनागरी और हिंदी टंकन की कितनी विधियां प्रचलित है, मतलब हिंदी में टाइपिंग करने की। सीधी कहानी यह है कि यूनिकोड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हिंदी में अर्थात देवनागरी लिपि के साथ में हिंदी में टाइपिंग करने की कौन कौन सी विधियां आज प्रचलित है। तो हम ऐसी 3 विधियों को जानते हैं जिनके माध्यम से हम हिंदी को टाइप कर सकते हैं।
कैसे कैसे? तो दोस्तों तीन विशेष रूप के फॉर्मेट होते हैं हिंदी टाइप करने की, विशेष रूप की तीन शैलियां होती है, जिनमें से एक होती है रोमिंगटन टंकन शैली। कौन सी? रोमिंगटन टंकन शैली। नाम याद रखेंगे आप लोग, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, क्योंकि नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, और नाम ये शब्द ही याद नहीं हो पाते आप लोगों को, है ना। बाकी इसकी जो स्टोरी होती है वो तो इजीली याद हो जाती है, लेकिन जो शब्दावली होती है उसको याद रखना थोड़ा सा चैलेंजेबल हो जाता है, तो वो चैलेंज ही आपको समाप्त करना है ना। रोमिंगटन टंकन शैली। रोमिंगटन टंकन शैली क्या होती है, मैं आपको यही एक्सप्लेन कर दूं, वैसे आगे तथ्य दिए गए हैं, डिटेल भी दिया गया है। रोमिंगटन टंकन शैली वो होती है, आपने कभी कोर्ट में, किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में आप गए हो, या कहीं भी सरकारी कार्यालय में गए हो, जहां पर एक टाइपराइटर बैठा होता है कितनी बड़ी सी मशीन लेकर, डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं होता उसके पास में, एक बड़ी से एक कीबोर्ड होता है इतना बड़ा, है ना। वो खटखट खटखट कर टाइपिंग चलती रहती है, आगे ऊपर पेपर लगा होता है और टाइपिंग करता रहता है, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो उसी को बोलते हैं हम रोमिंगटन टंकन शैली, मतलब ये वो जो रोमन लिपि है उसके तहत वो काम होता है, लेकिन ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अच्छे से इसमें ट्रेनिंग ले रखी है, जिसने पहले से टाइपिंग में प्रैक्टिस कर रखी है, सीख रखी हो, वही इसको जो है टाइप कर सकता है, और उसे रोमन शैली का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसमें कोई एक फिक्स रूल नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो उसे टाइप करना होता है वो सामने रख लेता है, देखता है कि किस क्या है, तो डेटा के अकॉर्डिंग ही जो है उसको, चूंकि नॉलेज होता है, एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस होती है उसको, इसलिए जो पार्ट उसके सामने होता है उस पार्ट के अकॉर्डिंग ही वो टाइपिंग चलती रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, सीखा हुआ व्यक्ति ही इसमें इस प्रकार की हिंदी टाइपिंग कर सकता है रोमिंगटन टंकन शैली के अंतर्गत। दूसरी बात, इसमें हिंदी के साथ ही साथ में रोमन लिपि का भी ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वो टाइप नहीं कर पाएगा। हालांकि ये उसके सीखने के समय का या प्रैक्टिस करने के समय का नॉलेज होता है जो उसके लिए आवश्यक होता है। दूसरी शैली की अगर हम बात करें तो एक शैली है टीओई फॉन्टिंग। क्या है? टीओई फॉन्टिंग। इसका दोस्तों फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको इसको गूगल करके या कहीं से गूगल करके इजीली आप इसका फुल फॉर्म आपको याद हो जाए, पता चल जाएगा। तो इसे एक बार गूगल जरूर कीजिएगा, मुझे समय नहीं मिल पाया जिस कारण से, तो इसका गूगल करके टीओई का फुल फॉर्म भी आप लोग अगर याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है कि टीओई फॉन्टिंग का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, तो गूगल में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो वो नोटबुक में या फिर इसी पीडीएफ में आपको जो प्रोवाइड करूंगा इसी में आप जो है लिख करके रख दें, है ना। तो टीओई फॉन्टिंग होता है, ये एक्चुअल में कैसी शैली होती है, ये शैली होती है, आपने इसको तो 100% देखा होगा, एक कीबोर्ड, सामान्य से कीबोर्ड जैसा हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, यही कीबोर्ड होता है, कोई अलग से नहीं होता। इसी में इस कीबोर्ड को ही कंप्लीट पूरा हिंदी में होता है, और इसमें एक नियम होते हैं कि कौन सा अक्षर कहां मिलेगा, अर्थात कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर जो है कहां पर किस बटन पर मिलने वाला है, तो उसकी जगह फिक्स होती है ना। और उसकी बात प्रैक्टिस कर लेने से वो आसानी से बिना कीबोर्ड की तरफ देखे, डिस्प्ले की तरफ देख करके आसानी से टाइप कर सकता है ना। कंप्लीटली हिंदी में ही टाइप करना होता है, हिंदी का कीबोर्ड होता है, हिंदी में टाइप करना होता है, उसको ही हम टीओई फॉन्टिंग शैली कहते हैं। इसके अलावा एक शैली और आती है जिसका प्रयोग आज आप और हर कोई भर पल्ले कर रहा है, इंग्लिश लिपि का, मतलब रोमन लिपि का इस्तेमाल करके और देवनागरी शब्द बनाया जाता है ना। देवनागरी शब्द बनाया जाता है, जैसे कि अभी कमेंट में लिखते हैं आप लोग नमस्कार, कैसे लिखते हैं? क्या हिंदी में लिखते हैं? ना, आदा, मा, नहीं ना, कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में NAMA, नमस्कार, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहां लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। अंग्रेजी के शब्द अक्षर यूज कर रहे हैं आप, तो अंग्रेजी अक्षर मतलब रोमन लिपि है। रोमन लिपि का प्रयोग करके आप हिंदी में, मतलब हिंदी अर्थात की जो आपकी देवनागरी लिपि है उसके शब्द आप बना रहे हैं, वो होता है। मतलब या फिर एक ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप एक अब नया कीबोर्ड चला है, मोबाइल में भी अवेलेबल हो पाया है, पहले सिर्फ कंप्यूटर में था, मोबाइल में भी अवेलेबल हो पाया है कि आप इंग्लिश वाले लिपि टाइप करते हैं, रोमन लिपि टाइप करते हैं और वो हिंदी में लिखा जाता है ना। जैसे नमस्कार आपने क्या लिखा? NAMASKAR, नमस्कार लिखा इंग्लिश में, और वो टाइप कैसे हुआ? हिंदी में नमस्कार लिखा गया। तो ये जो कीबोर्ड होता है ये कहलाता है फोनेटिक इंग्लिश। क्या कहलाता है? फोनेटिक इंग्लिश। और इसी नाम से आपके प्ले स्टोर में ये वाला कीबोर्ड अवेलेबल होता है। जिसके मोबाइल में नहीं होता वो डाउनलोड कर लेता है, तो वो इंग्लिश टाइप करके हिंदी लिख सकता है।
है ना। तो ये विशेष रूप से हिंदी टाइपिंग करने की सिर्फ 3 विधियां होती है, 3 शैलियां होती है, इनके माध्यम से ही आप जो है हिंदी टाइप कर सकते हो। एक एक को मैंने थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा कि आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो पहली शैली है आपकी रोमिंगटन टंकन शैली, जिसमें कहा गया है कि इसका कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड है ना, शब्दों को थोड़ा सा दोहराए बार बार, जो आपको याद नहीं होते हैं या जो अटपटे लगते हैं ना, उनको थोड़ा सा बीच बीच में दोहरा लिया करें। कुंजी पटल कीबोर्ड को बोलते हैं। और बेसिकली क्या है कि हमारे व्यवहार में क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड्स के अलावा हमने कभी कुंजी पटल बोलने का नहीं, टाइप हमेशा टाइप ही बोला है, चाहे वो भले ही वो अनएजुकेटेड व्यक्ति को ना हो, जिसने कभी स्कूल का मुंह भी ना देखा हो, वो भी टाइप को टाइप ही बोलेगा, टाइपिंग ही बोलेगा, वो कभी टंकन नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी टंकन सुना ही नहीं है। तो हालांकि कोई कमजोरी नहीं है किसी की, जो शब्द सुनेगा वही बोलेगा ना, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चूंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, तो आपको हिंदी शब्दों का तो ज्ञान होना है ना आपसे अपेक्षित है। तो इसलिए आप कीबोर्ड को थोड़ा सा नाम याद रखें कि कीबोर्ड का जो है एक दूसरा नाम कुंजी पटल भी है, कीबोर्ड कुंजी पटल भी कहते हैं। तो इसका जो कुंजी पटल होता है वो रोमिंगटन टाइपराइटर के कुंजी पटल की तरह होता है, मतलब इसका जो कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर की तरह ही होता है। जिन लोगों ने पहले टंकन सीख रखी है, मतलब टाइपिंग सीख रखी है, ये वही व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसमें जिस वर्ण क्रम में पाठ दिखाई देता है, टाइपराइटर के सामने जो डेटा रखा रहता है, जो दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार ही इसमें टाइप होता चला जाता है, इसे ही टाइप करता है। इसकी कोई फिक्स विधि नहीं होती है, जैसे कि अन्य कंप्यूटर कीबोर्ड की होती है। दूसरा है टीओई फॉन्टिंग। तो इसमें भारतीय भाषाओं के वर्णों के लिए समरूपता पाई जाती है, या कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली एक हिंदी का कीबोर्ड होता है, और यहां फिक्स होता है कि कौन से बटन पर कौन सा वर्ड मिलने वाला है, और एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है, पूरा फॉर्मेट होता है ना। लेकिन इसकी एक विशेषता क्या है कि इसे बिना रोमन शैली के ज्ञान के भी इसे चलाया जा सकता है। मतलब अगर आपको अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं है, तब भी आप हिंदी में कंप्लीटली टाइप कर पाओगे, क्योंकि आपको हिंदी में ही टाइप करना है कंप्लीटली इसको। इस टंकन शैली का सिद्धांत है कि जिस क्रम में पाठ का उच्चारण किया जाता है, उसी क्रम में इसे टाइप करना होता है। ठीक है, इस टंकन शैली की विशेषता, इसमें व्यक्ति रोमन तथा अंग्रेजी के ज्ञान के बिना भी टाइप कर सकता है। क्लियर है। और तीसरी जो शैली थी वो थी फोनेटिक इंग्लिश से तो आप भली भांति परिचित है, जैसे कि इसको लिपियांतरण विधि भी कहा जाता है। किसको? फोनेटिक इंग्लिश को। क्या? लिपियांतरण विधि का मतलब क्या हुआ था कि एक लिपि टाइप करेंगे, दूसरी लिपि में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिपि हम दूसरी दे रहे हैं, लिपि दूसरी बन जाती है, तो ये एक लिपि से दूसरी लिपि में आपस में बदल जाना, यही लिपियांतरण विधि कहलाती है। तो हिंदी या और भी कई भारतीय लिपियों को आपस में या फिर कहें कि रोमन में बदला जा सकता है इस विधि के माध्यम से। इस टंकन शैली में प्रयोगकर्ता क्या करता है कि हिंदी टेक्स्ट को रोमन लिपि में टाइप करता है। हिंदी के जो शब्द होते हैं, देवनागरी लिपि के जो शब्द होते हैं, उन हिंदी शब्दों को रोमन लिपि में ABCD जैसे लिखा हुआ है, देखिए TEXT, टेक्स्ट। क्या है ये? टेक्स्ट क्या है? रोमन लिपि का शब्द है। तो रोमन लिपि में यहां पर टाइप किया जाता है, और ये देवनागरी में ध्वन्यात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया, देखिए आपने टाइप किया VICHAR, विचार, और टाइप क्या हो गया? ध्वनि क्या निकल रही है? विचार। कौन सा शब्द निकल रहा है? हिंदी का शब्द निकल रहा है, विचार। लेकिन लिपि कौन सी है इस विचार में? इस वाले विचार में लिपि कौन सी है? तो इसमें है रोमन लिपि, है ना। और वही विचार आगे किस लिपि में लिखा गया है? ये वाला, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। दोनों की ध्वनि कैसी निकल रही है? एक जैसी, एक समान, है ना। रोमन लिपि में लिखे हुए विचार की भी ध्वनि विचार निकलती है, उसी प्रकार से देवनागरी लिपि में जो विचार लिखा हुआ उसकी भी ध्वनि एक समान निकलती है। इसीलिए लिपियांतरण का इसको विधि कहा गया है। ध्वन्यात्मक रूप इसकी विशेषता है। क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पूरे क्रम में देखा कि हिंदी ने जो है बहुत ही कम समय में अपने एक आशा के मतलब अपेक्षित उन्नति प्राप्त कर ली, अपेक्षित जो है वृद्धि की है, अपने आप में आशाजनक वृद्धि की है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी, भारतीय जनता के सभी वर्गों तक इसकी पहुंच होती चली जाएगी। निश्चित रूप से भारत प्रगति की राह पर होगा, और इस प्रकार नागरिक क्षेत्र में कंप्यूटर का भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। मतलब कंप्यूटर और भी विकास करेगा हिंदी के क्षेत्र में। इस प्रकार से छोटा सा कंटेंट था जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी यूनिकोड फॉन्ट की। तो जानेंगे कि जो हिंदी यूनिकोड का थोड़ा सा एक आप रूप देखा हमने यूनिकोड को, है ना, यूनिकोड टेक्नोलॉजी,
तो उस यूनिकोड टेक्नोलॉजी को अब अगले सेशन में हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट सेशन है, छोटे छोटे सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए इन पर सेपरेटली मैं चर्चा कर रहा हूं। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मिलेंगे। और समय बहुत जल्दी निर्धारित कर दिया जाएगा सभी क्लासेस का। हालांकि इस क्लासेस का जो समय है मॉर्निंग में 7 बजे का निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से लेट होने के कारण ये सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है अभी, लेकिन जल्दी ही ये अब सब अपने टाइम पर होने लगेंगे, क्योंकि मंडे से इसका टाइमिंग मॉर्निंग में 7 बजे का ही रहने वाला है। और 9 या 10 बजे मॉर्निंग में एक सेशन आपको और मिलने वाला है, या तो सेकेंड ईयर के फाउंडेशन का मिलेगा या फिर थर्ड ईयर के फाउंडेशन का मिलेगा। उसके अलावा इवनिंग में जो सेशन चल रहे हैं वो अपने समय पर निरंतर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। ये सेशन मैं आपको प्रीमियर लाइव करके दे रहा हूं, जहां पर आप लाइव चैटिंग कर सकते हैं और मैं लाइव ही आपको रिप्लाई भी कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लाइव सेशन ही अटेंड करना है, लाइव सेशन अटेंड करना है, तो वो रात में 9 बजे डेली होता है, जहां पर इकोनॉमी का सेशन अभी चल रहा है। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले सेशन में, अर्थात इवनिंग में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।